अब बच्चों मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं आपको लास्ट क्लास में क्या पढ़ा रहा था उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बेटा लास्ट क्लास में मैं ये पढ़ा रहा था कि एलिजिबल कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है या नहीं ले सकती, यही पढ़ा रहा था। बताओ, बोलो भाई जल्दी से। यस सर। मैं लास्ट क्लास में थोड़ा सा रिप्लाई करते हुए चलना बेटा, आज आप लोग मेरे सामने नहीं बैठे हो फिर दिक्कत आती है उसके बिना। मैं आपको यही बता रहा था कि एलिजिबल कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है या एलिजिबल कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती, यही पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। यस सर। तो उसमें मैं ये वाला रूल पढ़ा रहा था आपको, प्रोविजन कंटेंट इन रूल 3 ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। ये रूल्स क्या बोलते थे बेटा? ये रूल्स क्या बोलते थे बेटा? ये रूल्स ये बोलते थे कि कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है। ये रूल्स क्या बोलते थे बेटा? ये रूल्स ये बोलते थे कि कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है, लेकिन बेटा अगर कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट लेना चाहती है, कंपनी अगर पब्लिक से डिपॉजिट लेना चाहती है तो कंपनी को पब्लिक से डिपॉजिट लेने के लिए एक लिमिट से कंप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया, पब्लिक से डिपॉजिट लेने की लिमिट क्या है बताइए, याद है? बताओ। अगर एलिजिबल कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट लेना चाहती है तो लिमिट थी, ओवरऑल लिमिट थी कि आप डिपॉजिट ले सकते हो 35%। 35% किसका? पेड अप शेयर कैपिटल का, फ्री रिजर्व का और सिक्योरिटीज प्रीमियम का। इसमें से मैंने बताया था 10% तो आप अपने मेंबर से ले सकते हैं और 25% बेटा आप किससे ले सकते हैं? पब्लिक से ले सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने बताया कि अगर आपकी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी पे ओवरऑल लिमिट 35% की है। अब वो 35% में कितना पब्लिक से लेती है, कितना मेंबर से लेती है, वो गवर्नमेंट कंपनी पे। बताओ याद आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। अब बेटा एक पॉइंट है, ये पॉइंट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रूल्स का ही अगला पॉइंट है। रूल्स का ही बेटा अगला पॉइंट है, ये पॉइंट तो हम पहले ही पढ़ चुके। पॉइंट क्या है बेटा? पॉइंट ये है कि कंपनी जैसे पब्लिक से डिपॉजिट ले रही है। पॉइंट क्या है बेटा समझना, कंपनी पब्लिक से क्या ले रही है? डिपॉजिट्स ले रही है। तो मैंने बताया था कि अगर कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले रही है तो कंपनी को हर साल क्रेडिट रेटिंग करानी पड़ेगी। तब रूल्स में बेटा ए पॉइंट में लिखा हुआ है कि एलिजिबल कंपनी हर साल एक बार क्रेडिट रेटिंग कराएगी, और जो भी कंपनी को क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन होगी, क्रेडिट रेटिंग बेटा राइटिंग में मिलती है, कंपनी अपनी क्रेडिट रेटिंग की एक कॉपी रजिस्ट्रार को फाइल करेगी रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स के साथ। याद करो मैंने कल की क्लास में ही पढ़ाया है और ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, कंपनी को एक रिटर्न ऑफ डिपॉजिट फॉर्म डीपीटी 3 में आरओसी को फाइल करनी होती है कि नहीं करनी होती? फॉर्म डीपीटी 3 में रिटर्न ऑफ डिपॉजिट आरओसी को फाइल। यस तो सर। जो कंपनी को रिटर्न ऑफ डिपॉजिट फॉर्म डीपीटी 3 में आरओसी को फाइल करनी थी, उसी के साथ क्रेडिट रेटिंग की भी एक कॉपी कंपनी आरओसी को फाइल कर देगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ना। एवरी एलिजिबल कंपनी शैल ऑब्टेन एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। हर एलिजिबल कंपनी साल में एक बार ऑब्टेन करेगी क्या? क्रेडिट रेटिंग फॉर डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय इट। जो भी डिपॉजिट्स आपने लिए हैं उसकी क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करेगी। एंड कॉपी ऑफ क्रेडिट रेटिंग शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार अलोंग विद रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। और आपको क्रेडिट रेटिंग की एक कॉपी आरओसी को फाइल करनी होगी रिटर्न ऑफ डिपॉजिट के साथ। तो आपको एटलीस्ट वंस इन अ ईयर ऑब्टेन करनी है क्रेडिट रेटिंग, और फिर कॉपी ऑफ क्रेडिट रेटिंग फाइल करनी है आरओसी को, और आरओसी को फाइल करनी है अलोंग विद रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स। यहां तक क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा बच्चों, अब एक चीज और सुनना। सर एक चीज और सुनना, ये क्या पॉइंट है इसके ऊपर और फोकस करना। सर क्या होता है, जो एनबीएफसीज होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, एनबीएफसीज होती हैं, आरओसी ने मिनिमम क्रेडिट रेटिंग बताई हुई है, सॉरी आरओसी ने नहीं बेटा, आरबीआई ने बेटा एक मिनिमम क्रेडिट रेटिंग बताई हुई है। किसने बताई हुई है? आरबीआई ने बेटा एक मिनिमम क्रेडिट रेटिंग बताई हुई है जो एनबीएफसीज को मिलनी चाहिए। उसे बोलते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग, शॉर्ट में एमआईजीआर बोलते हैं। मिनिमम मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग, मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग, ये बेटा मिनिमम रेटिंग है जो एक एनबीएफसी को मिलनी चाहिए। और ये मिनिमम रेटिंग मैं बता देता हूं, आरबीआई ने क्या प्रिस्क्राइब करी हुई है एनबीएफसी के लिए, या तो ट्रिपल ए या फिर डबल ए। ये मिनिमम रेटिंग है बेटा जो आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए प्रिस्क्राइब करी हुई है, कि बोले इतनी मिनिमम रेटिंग तो आपको मिलनी चाहिए अगर आप पब्लिक से डिपॉजिट लेना चाहते हैं तो। अब बेटा लॉ ने बोला कि जो मिनिमम रेटिंग आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए प्रिस्क्राइब करी हुई है, समझना ध्यान से, रूल्स बोले कि जो मिनिमम रेटिंग आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए प्रिस्क्राइब करी हुई है वही मिनिमम रेटिंग एक कंपनी को भी मिलनी चाहिए अगर वो पब्लिक से डिपॉजिट लेना चाहती है।
और अगर एलिजिबल कंपनी को पब्लिक से वो रेटिंग नहीं मिलती है, अगर एलिजिबल कंपनी को पब्लिक से वो रेटिंग नहीं मिलती है, तो फिर एलिजिबल कंपनी किसी भी हालत में, फिर बेटा एलिजिबल कंपनी किसी भी हालत में पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो देखो एक ये पॉइंट पढ़ना क्या लिखा हुआ है, एक ये पॉइंट पढ़ना क्या लिखा हुआ है, द क्रेडिट रेटिंग शेल नॉट बी बिलो, इससे कम नहीं होनी चाहिए, शेल नॉट बी बिलो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग। बोले मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग फॉर फिक्स डिपॉजिट से कम नहीं होनी चाहिए, और ये रेटिंग आपको किससे लेनी है, फ्रॉम एनी वन ऑफ द अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से लेनी है। और ये रेटिंग किसके लिए स्पेसिफाई हुई है, एज स्पेसिफाइड फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। बस इतना लर्न कर लो। तो बेटा जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए प्रिस्क्राइब करी है, फिर बोल रहा हूं, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए प्रिस्क्राइब करी हुई है, उससे कम रेटिंग एक कंपनी को नहीं मिलनी चाहिए। और अगर उससे कम रेटिंग एक कंपनी को मिलती है, तो ऐसी कंपनी किसी भी हालत में पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो देखना, क्रेडिट रेटिंग शुड नॉट बी बिलो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग, और ये किससे लेनी है, अप्रूव क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से लेनी है। और ये रेटिंग कौन सी वाली होनी चाहिए, जो रेटिंग स्पेसिफाई करी हुई है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए। तो लाइन को फिर पढ़ लो, द क्रेडिट रेटिंग शैल नॉट बी बिलो द minimum investment grade rating for fixed deposits from any one of the approved credit rating agencies as specified for non-banking finance companies। जो बेटा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए स्पेसिफाइड है, उससे कम क्रेडिट रेटिंग कंपनी को नहीं मिलनी चाहिए। क्लियर है बेटा? Yes, Yes. sir. Yes, तो sir. अब एक बात बताओ, अब यहाँ पर हम जो डिपॉजिट्स ले रहे हैं, यहाँ पे हम जो डिपॉजिट्स ले रहे हैं किससे ले रहे हैं, पहले ये बताओ। पब्लिक से ले रहे हैं। Public. अब बेटा अगर आप पब्लिक से डिपॉजिट ले रहे हो, लॉजिकली सोचना, अगर आप पब्लिक से डिपॉजिट ले रहे हो तो फिर न्यूज़पेपर में तो एडवर्टाइजमेंट देना ही पड़ेगा ना। Yes, sir. आज क्या होता है, जब आप मेंबर से डिपॉजिट लेते हो तो मेंबर्स को सर्कुलर भेजते हो और उनको इनवाइट करते हो कि हम आपसे डिपॉजिट्स लेना चाहते हैं। बेटा जब आप मेंबर से डिपॉजिट लेते हो तो आप उनको सर्कुलर भेजते हो कि नहीं भेजते? Yes, sir. सर्कुलर भेज के क्या Yes, बोलते हो? sir. उनको सर्कुलर भेज के ये बोलते हो कि हम आपसे क्या लेना चाहते हैं, डिपॉजिट्स लेना चाहते हैं। बोलते हो कि नहीं बोलते? Yes, sir. Yes, sir. बेटा Yes, इधर sir. देखो, जब आप किससे डिपॉजिट लेते हो, एनबीएफसी से डिपॉजिट लेते हो, जब आप किससे डिपॉजिट लेते हो, मेंबर से डिपॉजिट लेते हो, तो मेंबर्स को सर्कुलर भेजते हो ना कि हम आपसे डिपॉजिट लेना चाहते हैं, या नहीं भेजते मेंबर्स को सर्कुलर कि हम आपसे डिपॉजिट लेना चाहते हैं? भेजते हो ना। Based on- तो सर अब जब आपको पब्लिक से डिपॉजिट लेना है, तो पब्लिक को क्या पता कि भाई कंपनी आपसे डिपॉजिट लेना चाहती है। तो अब की बार ये रूल है, क्योंकि आप डिपॉजिट पब्लिक से लेना चाहते हो, तो बोले आपको जो सर्कुलर है वो न्यूज़पेपर के अंदर भी पब्लिश करना पड़ेगा। बोले एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देना, बोले एक तो कहाँ पब्लिश कर देना, इंग्लिश English. न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देना, और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देना। कहाँ पब्लिश कर देना? बोले एक तो Vernac- इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देना और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देना। क्या चीज पब्लिश कर देना? बोले ये चीज पब्लिश कर देना कि हम आपसे क्या लेना चाहते हैं, डिपॉजिट्स लेना चाहते हैं। तो देखो एक आखिरी रिक्वायरमेंट ये हो गई, एक आखिरी रिक्वायरमेंट ये हो गई कि जब आप किससे डिपॉजिट लेना चाहते हो, बोले जब आप पब्लिक से डिपॉजिट लेना चाहते हो, तो पब्लिक से डिपॉजिट लेने के लिए, किससे डिपॉजिट लेने के लिए, पब्लिक से डिपॉजिट लेने के लिए आपको न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट देना ही पड़ेगा और पब्लिक को ये बात इन्फॉर्म करनी पड़ेगी कि सुनो पब्लिक, हम आपसे क्या लेना चाहते हैं। बोले हम आपसे डिपॉजिट्स लेना चाहते हैं। बताओ बेटा ये चीज समझ में आई कि नहीं है? Yes, Yes, sir. yes, sir. अब क्या याद रखोगे कि अगर हम पब्लिक से क्या लेना चाहते हैं, Deposits. डिपॉजिट तो आपको न्यूज़पेपर में क्या पब्लिश करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करना पड़ेगा। किसके लिए? पब्लिक के लिए भी, कि सुनो पब्लिक, हम आपसे क्या लेना चाहते हैं, डिपॉजिट्स लेना चाहते हैं। जब तक आप न्यूज़पेपर के अंदर बेटा एडवर्टाइजमेंट नहीं दोगे, तब तक याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, जब तक आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट नहीं दोगे, ध्यान रखना, आप किसी भी हालत में चाहकर भी, आप चाहोगे तो भी, किसी भी हालत में आप चाहकर भी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। बताओ बेटा ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा आखिरी पॉइंट यही है, आखिरी पॉइंट यही है कि अगर आप डिपॉजिट लेना चाहते हो किससे, पब्लिक से, तो आपको न्यूज़पेपर में क्या देना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट। तो देखो एडवर्टाइजमेंट ऑफ सर्कुलर का पॉइंट आ गया। इसमें क्या लिखा है, एवरी एलिजिबल कंपनी इंटेंडिंग टू इनवाइट डिपॉजिट शैल आती क्या, हम समझ जाओ मैंडेटरी है, शैल इशू अ सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ
एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में एक सर्कुलर इशू करेगी इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश न्यूज़पेपर, जिसका कंट्री वाइड सर्कुलेशन होना चाहिए, पूरे देश में फैला हुआ होना चाहिए वो न्यूज़पेपर, एंड इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, इन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, जो उस स्टेट का होगा जहां पे आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस है, हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज सिचुएटेड। और ये बोले कि आपको सर्कुलर अपनी वेबसाइट पे भी डालना है, जो भी कंपनी की वेबसाइट होगी, एंड शैल आल्सो प्लेस सच सर्कुलर ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। तो देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं, एलिजिबल कंपनी को इश्यू करना पड़ेगा सर्कुलर इन फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कहाँ पे, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश न्यूज़पेपर में जिसका कंट्री वाइड सर्कुलेशन है, और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी सिचुएटेड, और आपको प्लेस करना पड़ेगा सर्कुलर वेबसाइट ऑफ द कंपनी पे भी। बताओ स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो सर यहाँ पर आकर हमारे प्रोविजंस खत्म होते हैं रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। हमने सेक्शन 76 रेड विद सेक्शन 73(1) लास्ट क्लास में पढ़ना चालू किया था कि अगर कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट लेना चाहती है तो क्या होगा। तो मैंने एक तो 73(1) बताया। 73(1) तो क्या बोलता है कि भाई आप पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हो, और 73(1) तो बोलता है कि पब्लिक से डिपॉजिट लेना प्रोहिबिटेड है। 73(1) तो क्या बोलता है कि पब्लिक से डिपॉजिट लेना प्रोहिबिटेड है। लेकिन 73(1) ने यह भी बोला कि 4 कंपनीज को पब्लिक से डिपॉजिट लेना अलाउड होगा। एक तो उन्होंने बैंकिंग कंपनीज को अलाउ कर दिया, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को अलाउ कर दिया, एक एनबीएफसी को अलाउ कर दिया, और एक कोई भी ऐसी कंपनी को अलाउ कर दिया जिसे सीजी स्पेसिफाई करेगी। उसके अलावा फिर आया 76 सेक्शन। 76 सेक्शन बोला कि एलिजिबल कंपनी भी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है। बताओ स्टूडेंट्स, यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले ये बोलो। Yes, sir. यहां तक क्लियर है? अच्छा बच्चों, अब मेरी बात सुनो। सर याद है हमने लिखा था कि अगर आपको डिपॉजिट्स लेने हैं तो रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। Yes, sir. यस सर। लेकिन हमने कहीं ये लिखा था क्या कि रेजोल्यूशन, कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? No, sir. नहीं सर। हमने कहीं पे भी नहीं लिखा। ठीक है, रेजोल्यूशन पास होगा वो तो अच्छी बात है, लेकिन हमने कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि पब्लिक से डिपॉजिट लेने के लिए नेचर ऑफ रेजोल्यूशन क्या होगा। हमने कहीं पे भी ये नहीं लिखा था कि पब्लिक से डिपॉजिट लेने के लिए नेचर ऑफ रेजोल्यूशन क्या होगा। तो देखो मेरी बात सुनना, अगर आपको पब्लिक से डिपॉजिट लेना है तो ध्यान से सुनना, पब्लिक से या किसी से भी, सर रूल्स में ये लिखा हुआ है कि वैसे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है बताओ? Special resolution. स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन बेटा एक सेक्शन है 180 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी, एक सेक्शन है 180 के सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 180 के सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी। ये सेक्शन हमारे कोर्स में नहीं है, ज्यादा इसमें बात नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अगर इस सेक्शन में जो लिमिट गिवन है, इस सेक्शन में जो लिमिट गिवन है, अगर वो लिमिट एक्सीड नहीं हो रही, अगर वो लिमिट एक्सीड नहीं हो रही, तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है डिपॉजिट्स लेने के लिए। लॉ बोला फिर सिर्फ आप एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, क्या पास करके? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके भी डिपॉजिट ले सकते हो। मतलब पॉइंट ये हो गया, वैसे तो अगर हमको पब्लिक से डिपॉजिट लेना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, लेकिन ये जो इस सेक्शन में लिमिट गिवन है, अगर ये लिमिट एक्सीड नहीं होती है तो सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके भी हम डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। बताइए बच्चों, आया नहीं आया समझ में? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ये प्रोविजन आप कॉपी में लिखोगे या बुक में Yes, लिखोगे, मुझे बताओ। सर बुक में। बुक में लिखोगे, कहाँ लिखोगे बुक में मुझे बताओ। मैं बुक एक बार ओपन करता हूँ, देखो बुक में कहाँ जगह, बुक में कहाँ लिखोगे? एक काम करो, इस चैप्टर का जो लास्ट पेज है वो निकाल लो, उस पेज पे नीचे थोड़ी सी जगह है, वहां पे आ जाएगा। तो यहां पे हेडिंग बना लो, नेचर ऑफ रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड। यहां पे हेडिंग बना लो, नेचर ऑफ रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड। बनाई बेटा आपने हेडिंग, नेचर ऑफ रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड? Yes, sir. तो इसमें फर्स्ट इम्प्लाइड लगाओ, अ कंपनी कैन एक्सेप्ट, a company can accept deposits, a company can accept deposits, a company can accept deposits with the prior consent of
members of the company with the prior consent of members of the company with the prior consent of members of company with the prior consent of members of company by passing a special resolution by passing a special resolution in the general meeting by passing a special resolution in the general meeting by passing a special resolution in the general meeting. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट में लगाना however where company is accepting deposits within the limits where company is accepting deposits within the limit specified under section 180 subsection 1 clause C. However, where company is accepting deposits within the limit, इस limit में रह के कर रहे हो, within the limit specified under section 181C, then ordinary resolution would be sufficient. बोले उस केस में ordinary resolution ही sufficient हो जाएगा. Then ordinary resolution would be sufficient. बोले उस केस में ordinary resolution ही sufficient हो जाएगा. बताओ स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. चलिए, अब बेटा इस सेक्शन में एक पीनल प्रोविजन आता है, पहले ये देख लो. पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 76 से मिल गया क्या? अरे मिल गया क्या? Yes, sir. तो सर लॉ बोला अगर कंपनी सेक्शन 73 या 76 का कॉन्ट्रावेंशन करती है, किसका कॉन्ट्रावेंशन करती है? सेक्शन 73 या 76. तो ये पनिशमेंट है, सिर्फ नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट. सर इन्होंने बोला अगर कंपनी डिपॉजिट्स का पेमेंट करने में कॉन्ट्रावेंशन करती है, तो एक तो कंपनी को क्या करना है? देखो डिपॉजिट्स का पेमेंट तो करना ही है भाई. सेक्शन 73 और 76. 73 किसका है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स. 76 किसका है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. तो सेक्शन 76A बोला अगर कंपनी डिपॉजिट्स को लेते वक्त सेक्शन 73 या 76 का कॉन्ट्रावेंशन करती है, तो डिपॉजिट्स का रीपेमेंट तो कंपनी को करना ही करना है भाई. डिपॉजिट्स आपने लिए वो तो रीपे करने ही होंगे. उसके अलावा कंपनी के ऊपर पेनल्टी है, तो बोले कंपनी के ऊपर तो पेनल्टी है. ये तो पेनल्टी हम डिस्कस करें कंपनी के ऊपर तो पेनल्टी है. बोले मिनिमम फाइन लगेगा 1 करोड़ रुपए का, या जितने अमाउंट के कंपनी ने डिपॉजिट्स लिए उसके ट्वाइस अमाउंट का. जितने अमाउंट के कंपनी ने डिपॉजिट्स लिए उसके ट्वाइस अमाउंट का, विच एवर इज लोअर. ये तो मिनिमम पनिशमेंट है. और बोले मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो पनिशमेंट मिलेगा वो मिलेगा 10 करोड़ का. मतलब मिनिमम पनिशमेंट तो हो गया जितने के आपने डिपॉजिट्स लिए उसका ट्वाइस अमाउंट या 1 करोड़ रुपए, विच एवर इज लेस. और मैक्सिमम पनिशमेंट हो गया 10 करोड़. ये तो कंपनी पे है. और जो ऑफिसर्स ऑफ कंपनी है जिन्होंने भी क्या करा है? डिफॉल्ट करा है, बोले उनको जेल होगी 7 साल तक की. तो एंड उनके ऊपर फाइन लगेगा. कितना फाइन लगेगा? बोले मिनिमम 25 लाख रुपए का और मैक्सिमम फाइन लगेगा बोले 2 करोड़ रुपए का. तो ये बेटा पनिशमेंट है जो आपको याद रखना है फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ डिपॉजिट्स. द कंपनी शेल in addition to the payment of amount of deposits or part thereof. भाई डिपॉजिट्स का पेमेंट तो करना ही है, उसके एडिशन में ये बी पनिशेबल विथ फाइन एज फॉलोज. मिनिमम फाइन 1 करोड़ या ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड विच एवर इज लोअर. मैक्सिमम फाइन 10 करोड़. एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो भी होंगे उनको पनिशमेंट मिलेगा 7 साल की जेल, 25 लाख का मिनिमम फाइन, 2 करोड़ का मैक्सिमम फाइन. बताओ बच्चों, यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फटाफट बताओ. Yes, sir. Yes, sir. यहां तक कोई डाउट या क्वेरी किसी बच्चे की? ठीक है, ये हाईलाइट कर लिया आप लोगों ने.
Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसमें एक सेक्शन और है सर। ये सेक्शन ये है कि जो ऊपर वाला पनिशमेंट है वो तो है ही, बोलो वो तो जो है वो है ही, प्लस अगर ये प्रूफ हो गया कि जो डिफॉल्ट हुआ था, जो हमने सेक्शन 73 या 76 का कॉन्ट्रावेंशन किया, वो नोइंगली किया है। नोइंगली करने का मतलब होता है जानबूझ के किया है, विलफुली किया है, खुद से किया है। हमने कॉन्ट्रावेंशन किया क्योंकि हम डिसीव करना चाहते थे, धोखा देना चाहते थे, मे बी कंपनी को, मे बी कंपनी के शेयर होल्डर्स को, मे बी डिपॉजिटर्स को, मे बी क्रेडिटर्स को, मे बी इनकम टैक्स अथॉरिटीज को। बोले अगर ये प्रूफ हो गया, इफ इट इज प्रूफ दैट ऑफिसर्स ऑफ कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट हैज कॉन्ट्रावीन सच प्रोविजंस, उन्होंने उन प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन किया है नोइंगली, विलफुली, और उनका इंटेंशन था डिसीव करने का, या तो कंपनी को, या कंपनी के शेयर होल्डर्स को, या डिपॉजिटर्स को, या क्रेडिटर्स को, या टैक्स अथॉरिटीज को, तो फिर बेटा आप लायबल फॉर पनिशमेंट हो जाएंगे सेक्शन 447 में। फिर बेटा आप लोग क्या हो जाएंगे, लायबल फॉर पनिशमेंट हो जाएंगे सेक्शन 447 में। यानी आपको वो वाला पनिशमेंट मिलेगा जो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 447 में गिवन। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सेक्शन 447 का पनिशमेंट तो हमने पढ़ा ही है, Yes, sir. मुझे बताओ सेक्शन 447 का पनिशमेंट तो हमने पढ़ा ही है या नहीं पढ़ा? Yes, sir. हाँ सर। तो बेटा अगर ये Yes, प्रूव sir. हो जाता है कि कॉन्ट्रवेंशन जानबूझ के हुआ था, तो आपको सेक्शन 447 का पनिशमेंट मिलेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर ये प्रूव हो जाता है कि आपने जानबूझ के कॉन्ट्रवेंशन किया है, तो ऊपर वाला जो पनिशमेंट है वो तो है ही, उसके अलावा बेटा आपको कौन सा पनिशमेंट मिलेगा? आपको पनिशमेंट मिलेगा सेक्शन 447 का। बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, किसी भी बच्चे की कोई डाउट या क्वेरी यहाँ तक? ठीक, Sir. चलिए। तो बेटा बस यहाँ पे आके चैप्टर खत्म होता है। एक सेक्शन और बचा है बेटा। ये सेक्शन क्या है, वैसे तो आज की तारीख में इररेलेवेंट हो चुका है। इस सेक्शन का आज की तारीख में कोई रेलेवेंस नहीं है जो मैं अगला सेक्शन आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अब क्योंकि बुक्स में गिवन है तो मैं स्किप नहीं कर सकता। आपके आईसीए मॉड्यूल में है ये सेक्शन, तो अब आईसीए मॉड्यूल में ये सेक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है एक बार मुझे ये सेक्शन पढ़ाना पड़ेगा। हम नहीं सोच सकते कि हम इस सेक्शन को छोड़ जाए। तो मैं एक बार रीड ओनली लिख रहा हूँ इस सेक्शन पे, आप सिर्फ रीड एक बार पेपर में सेक्शन को कर जाना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मैं रीड करा रहा हूँ अभी आपको, आप उसका टेंशन मत लो, मैं आपको रीड करा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना सा बोल रहा हूँ कि ये सेक्शन इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये सेक्शन आप पेपर में नहीं भी करके जाओगे तो चल सकता है। अब सर आप पता है ये कंपनीज एक्ट 2013 कब से लागू हुआ था? कंपनीज एक्ट 2013 लागू हुआ था 1 अप्रैल 2014 से। कब से लागू हुआ था बेटा? 1 अप्रैल 2014 से। तब लॉ में एक रिक्वायरमेंट आई, लॉ में रिक्वायरमेंट ये आई कि अगर कंपनी ने कोई डिपॉजिट्स, क्या रिक्वायरमेंट है बेटा लॉ में, कि अगर कंपनी ने कोई डिपॉजिट्स कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले ले रखे, क्या रिक्वायरमेंट आई लॉ में, कि अगर कंपनी ने कोई डिपॉजिट्स क्या आने से पहले ले रखे, कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले ले रखे, तो रूल ये बना कि अगर कंपनी ने कोई भी डिपॉजिट्स कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले ले लिए थे, भाई उसके बाद वाले डिपॉजिट्स की बात नहीं हो रही, इन्होंने बोला अगर कंपनी ने कोई भी डिपॉजिट्स कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले ले लिए थे, तो बोले जो डिपॉजिट्स कंपनी ने कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले ले लिए थे, मैं फिर बोल रहा हूं, जो डिपॉजिट्स कंपनी ने कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले ले लिए थे, लॉ बोला वो डिपॉजिट्स कंपनी को रीपे करने पड़ेंगे। लॉ बोला वो डिपॉजिट्स कंपनी को क्या करने पड़ेंगे, रीपे करने पड़ेंगे इमीडिएटली। मतलब जैसे ही कंपनीज एक्ट 2013 आया उसके बाद कंपनी को वो डिपॉजिट्स रीपे करने पड़ेंगे। डिपॉजिट रीपे करने के लिए कितना टाइम दिया गया मैं बता देता हूं। इन्होंने बोला कंपनीज एक्ट 2013 जब कमेंस हुआ, कब कमेंस हुआ कंपनीज एक्ट 2013? 1 अप्रैल 14 को। अप्रैल 2014 कंपनीज एक्ट 2013 जब कमेंस हुआ, या तो उससे 3 साल में वो डिपॉजिट रीपे कर देना, यानी 1 अप्रैल 2017 तक, या फिर उन डिपॉजिट्स की एक्चुअल मैच्योरिटी डेट देख लेना क्या है, उन डिपॉजिट्स की एक्चुअल मैच्योरिटी डेट देख लेना क्या है।
और उनमें से whichever is earlier कर लेना, और उतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो डिपॉजिट्स आप क्या कर देना, रीपे कर देना। मतलब रूल ये हो गया कि अगर कंपनी ने कोई भी डिपॉजिट्स कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले ले रखे हैं, तो जो भी डिपॉजिट्स कंपनी ने कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले ले रखे हैं, वो डिपॉजिट कंपनीज एक्ट 2013 कमेंस होने के 3 साल के अंदर अंदर या तो कंपनी रीपे कर दे, या वो डिपॉजिट्स कंपनी रीपे कर दे उन डिपॉजिट्स की जो भी एक्चुअल मैच्योरिटी डेट है तब तक, व्हिचएवर इज अर्लियर। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये था कि जो डिपॉजिट्स कंपनी ने कंपनीज एक्ट 2013 से पहले ले रखे हैं, उन डिपॉजिट्स का कंपनी को एक स्टेटमेंट बनाना है। ये स्टेटमेंट बनेगा फॉर्म डीपीटी 4 में। इस स्टेटमेंट में डिपॉजिट्स की पूरी डिटेल्स आएंगी, पर्टिकुलर्स ऑफ डिपॉजिट्स यानी डिपॉजिट्स की पूरी डिटेल्स आएंगी। मतलब जिन जिन लोगों से डिपॉजिट ले रखे हैं, उनका नाम, कितने अमाउंट के ले रखे हैं, सब कुछ। उन डिपॉजिट्स का अमाउंट आएगा, उनके ऊपर कोई इंटरेस्ट अनपेड चल रहा है तो वो इस स्टेटमेंट के अंदर आएगा। कंपनी क्या अरेंजमेंट करेगी उन डिपॉजिट्स के रीपेमेंट के लिए, पैसा कहां से लाएगी, ये सब आपको इस स्टेटमेंट में डालना है। डिपॉजिट्स की डिटेल्स, पर्टिकुलर्स कहीं भी आए यानी डिटेल्स, तो डिपॉजिट्स की डिटेल्स, डिपॉजिट का अमाउंट, उनके ऊपर कोई इंटरेस्ट अनपेड चल रहा है तो वो, कंपनी अरेंजमेंट कैसे करेगी, पैसा कहां से लाएगी उन डिपॉजिट्स को रीपे करने के लिए, इस तरह का कंपनी एक स्टेटमेंट बनाएगी। और जब कंपनीज एक्ट 2013 कमेंस हुआ, उसके 3 महीने के अंदर अंदर ये स्टेटमेंट बना के आरओसी को फाइल करेगी। यानी 1 अप्रैल से मैं 3 महीने जोड़ूं तो 30 जून 2014 तक हमको ये स्टेटमेंट आरओसी को फाइल करना था। तो देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला if company had accepted any deposits before the commencement of Companies Act 2013, the company shall, क्या करेगी कंपनी, एक तो फाइल करेगी स्टेटमेंट, फाइल है स्टेटमेंट इन फॉर्म डीपीटी 4, किसके पास फाइल करेगी, रजिस्ट्रार के पास। द स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड विद इन 3 महीने में फाइल होगा ऑफ सच कमेंसमेंट। सच कमेंसमेंट यानी जैसे ही कंपनी से कमेंस होगा उसके 3 महीने में ये स्टेटमेंट आपको फाइल करना है। एंड द स्टेटमेंट शैल कंटेन the particulars of deposits accepted by the company, deposits and interest remaining unpaid, arrangements made for repayment of deposit। ये पूरा एक स्टेटमेंट बना के कंपनी आरओसी को फाइल कर देगी। और दूसरा, कंपनी क्या करेगी, कंपनी रीपे करेगी, रीपे सच डिपॉजिट्स विद इन 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और जो भी उनका मैच्योरिटी डेट है ऑन और बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड for which deposits were accepted। क्या मतलब है on or before expiry of the period for which deposits were accepted, मतलब जो भी डिपॉजिट्स का एक्चुअल मैच्योरिटी पीरियड है उसके एक्सपायर होने तक पे करेगी, whichever is earlier। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं है, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. पूरा पार्ट समझ में आया बस। और एक इसकी पेनल्टी पढ़ लो, इस अलग से पेनल्टी है, ये पेनल्टी है सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन के कॉन्ट्रावेंशन की। ध्यान रखना, ये जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं, पे रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, इस सेक्शन की अलग से पेनल्टी दे दी है। मतलब आप ये समझो, ये जो पेनल्टी है ये सिर्फ सेक्शन 74 पे अप्लाई करेगी, बाकी पे नहीं करेगी। देखो सेक्शन 73 और 76 की तो हमने अलग से पेनल्टी पढ़ी ली, तो 73 76 को भूल जाओ। 74 का अगर कॉन्ट्रावेंशन करोगे तो ये पेनल्टी है। क्या पेनल्टी है, कंपनी फाइन लायबल होगी फाइन के लिए मिनिमम 1 करोड़ और मैक्सिमम 10 करोड़। और ऑफिसर्स के ऊपर क्या पेनल्टी है, 7 साल की जेल है, या फाइन है 25 लाख का मिनिमम, 2 करोड़ का मैक्सिमम, या दोनों भी हो सकता है। वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट को क्या करना है। तो बेटा इतना से एक बेसिक पार्ट इस सेक्शन का पढ़ के रख लो कि कल को एग्जाम में इस पार्ट से क्वेश्चन आ जाए तो आप आंसर कर पाओ। क्लियर है बच्चों? अब मुझे बताओ, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमारा चैप्टर नंबर 5 या नहीं कंप्लीट हो गया? हो गया सर, कंप्लीट हो गया। चलो अब पहले मुझे बताओ, कल मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, Yes, sir. किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है? No, sir. No, sir. पक्का? होमवर्क के किसी भी क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? मैं फिर पूछ रहा हूं, होमवर्क के किसी भी क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है क्या? No, sir. चलो, तब आप कह रहे हो कि सर हमको होमवर्क के क्वेश्चन में किसी में भी डाउट नहीं।
आप मेरे को कह रहे हो कि होमवर्क के किसी भी क्वेश्चन में आपको क्या नहीं है, डाउट नहीं है। तो बेटा अगर होमवर्क के किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं है तो यहाँ पर आकर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे जाके कल जब मिलेंगे हम तो इस चैप्टर का आगे का मतलब कल जब हम कंटिन्यू करेंगे तो कल से वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। पहले पहले मुझे बताओ हमने क्वेश्चंस कहाँ तक कर लिए, पहले मुझे बताओ हमने क्वेश्चंस कहाँ तक कर लिए। 1 2 क्वेश्चन नंबर 1 तो डायरेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट है, मैं बता चुका। क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 भी डायरेक्ट है। 4 तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे। 5th वाला कर लिया आपने? Yes sir. Yes, sir. 6th कर लिया? Yes sir. No. 6th कर लिया क्या? No, sir. नहीं सर। तो अब No, एक क्वेश्चन आज आप होमवर्क में करके आएंगे। इजी सा क्वेश्चन है, कर लेना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन है, कॉपी में सॉल्व करना है। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन आज आप करके आएंगे। क्वेश्चन 7 मैंने कल दिया था, आ गया सबको? Yes sir. Yes, sir. कोई पार्ट डिस्कस करना है मेरे को क्वेश्चन 7 का? Sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्लास में करा दे रहा हूं जिससे आपको होमवर्क में ज्यादा कुछ नहीं करना पड़े। स्टेट विद रीजंस whether the following statements are true or false. ABC Private Limited may accept deposit from its members to the extent of 50 lakh if the aggregate of its paid up capital, free reserve and security premium account is 50 lakh. बताओ true या false? False. True. ट्रू। सर एक काम करो, मेंबर से डिपॉजिट लेने की लिमिट निकालो। मेंबर से डिपॉजिट लेने की लिमिट निकालो। प्राइवेट कंपनी तो इसकी 100% होगी। मेंबर से डिपॉजिट लेने की लिमिट क्या थी? 35% थी, पेड अप शेयर कैपिटल का, फ्री रिजर्व का और सिक्योरिटी प्रीमियम का। लेकिन फिर उसके नीचे देखो एक पॉइंट लिखा होगा कि अगर आईएफएससी पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी, तो आईएफएससी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी पे लिमिट क्या थी? 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक ही नहीं थी 100% की लिमिट? तो अब इस Yes. एग्जांपल में कौन सी कंपनी है? Private. तो आप अपनी पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का 100% यानी 50 लाख रुपए के डिपॉजिट ले सकते थे, तो कंपनी लेना भी चाह रही है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। बताओ बच्चों, आया नहीं आया ये वाला ट्रू फॉल्स? Yes. Yes. Yes, sir. A government company which is eligible to accept deposits under section 76, eligible company का है, of the Companies Act, cannot accept deposits from public exceeding 25%। बोले 25% से ज्यादा नहीं ले सकती। ये लाइन बोल रही है 25% से ज्यादा पेड अप कैपिटल। ट्रू या फॉल्स? False. False. फॉल्स क्यों है? 35%. 5% इन एग्रीगेट। क्लियर हुआ बेटा ये वाला क्वेश्चन 8? Yes sir. यस सर। एक क्वेश्चन नंबर 9 और देख लो, है ही नहीं। अच्छा लास्ट ही था क्या ये? ठीक है, Yes sir. तो बस आपके पास आज होमवर्क में करने के लिए कितना क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन। 6. क्वेश्चन 6। 6 क्वेश्चन। और कल मैंने कितना होमवर्क दिया था? एक क्वेश्चन। 7. एक ही दिया था। तो मैं कभी भी बहुत ज्यादा होमवर्क एक साथ नहीं देता हूँ करने, पर अगर दे रहा हूँ तो बस उसको कर लिया करो। पहले मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. क्लियर है। Yes, sir. ठीक। Yes. तो बेटा अब जब हम कल मिलेंगे, आज मैं नया चैप्टर चालू नहीं करा, कोई बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास बचा भी नहीं है। जब हम कल मिलेंगे तो कल से मैं एक नया चैप्टर चालू करूंगा, चैप्टर नंबर 6 विच इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। डन है बच्चों? अरे डन है क्या? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. कर सकते हैं कल से नया चैप्टर स्टार्ट? Sir. Yes, sir. ओके बेटा।